जिन बच्चों ने कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा है, जो कक्षा 10वीं में है, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उन्हें याद नहीं होते हैं। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो सामाजिक में कक्षा 10वीं की परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में टॉप करना चाहते हैं। ठीक है, कि किस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना बड़ा क्वेश्चन याद करना है। तो आज क्लास में हमको क्वेश्चन आंसर सहित और ये भी बताएंगे किस पार्ट से कितना पूछा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट की आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर बताने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना। चलिए देखते हैं बच्चों, आज हम बताएंगे, आज की वीडियो में आपको बताएंगे, देखो आज की क्लास में आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करवाएंगे, इस चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक पूरा, यानी समकालीन भारत 2 का भूगोल, भारत 2 भूगोल ये लिखा, यहाँ तक अपन पूरा आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे बच्चों। इतना चैप्टर का पूरा ये 7 चैप्टर तक आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन ही याद करने हैं, बड़े क्वेश्चन है ही नहीं बच्चों इसमें, तो याद कहाँ से किया जाए, केवल छोटे क्वेश्चन है, केवल छोटे ही क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो, पहले अगर अपन बात करें तो इसकी चैप्टर नंबर 1 की बात करें, चैप्टर नंबर 1 की, तो देखो इसमें क्या है, कुल 4 नंबर का आने वाला है, कुल 4 नंबर का आने वाला है चैप्टर नंबर 1 से। इसमें 1 नंबर का यानी ओटी एक भी नहीं आएगी, केवल 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों बस, और इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। देखिए, ना ही 3 नंबर क्वेश्चन, ना ही 4 नंबर का, ना ही 5 नंबर, केवल 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो इसमें ओटी अपन को नहीं पढ़ना है, केवल 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पढ़ना है बच्चों। तो चलिए अब बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। चलिए बच्चों देखिए, एक चैप्टर है, देख सकते हो, प्रथम भाग है बच्चों समकालीन भारत 2 का, और चैप्टर नंबर 1 अब देख सकते हो संसाधन एवं विकास। तो बच्चों देखिए, इसके बताएंगे, इसमें तो हमको ओटी पढ़ना ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, यहाँ से देखिए फिर नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, तो अपन इसमें वही करेंगे बच्चों आज हम। देखो, पहले नंबर पर रखा है हमने जलोढ़ मिट्टी और एवं काली मिट्टी में अंतर, देख सकते हो आप लोग, जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी में अंतर लिखा है, जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी में। ठीक है, इसमें से क्या है, केवल 2 पॉइंट याद करना है। नंबर 1 पॉइंट मान लो, इस मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है, इस मिट्टी का, ये मिट्टी काले रंग की होती है। ठीक है, और देख सकते हो, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, मिट्टी मृदा, ये मिट्टी कह सकते हैं, मृदा समझो। ठीक है बच्चों, एक ही बात है। और काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकली हुई लावा द्वारा होता है। तो कोई 2 पॉइंट याद करना है, इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, या फिर मतलब कोई भी 2 पॉइंट याद कर लो, केवल 2 पॉइंट याद करके रखना, केवल 2 बच्चों, और 2 नंबर का आएगा तो 2 ही पॉइंट लिखे जाएंगे पेपर में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्योंकि अब वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन को हम समझाते चलते हैं। नंबर 3 अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, देखिए यहाँ पे, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। यानी पहाड़ी क्षेत्र वहाँ मृदा अपरदन माने होता है मृदा खराब होने से कैसे रोकें, अपरदन माने होता है खराब होना या, ठीक है, तो मिट्टी। आंसर क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए। नंबर 1 समोचित जुताई मतलब यानी अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। नंबर 2 सीढ़ीदार खेतियाँ। नंबर 3 पट्टीदार खेती। ठीक है, यानी एक कतार में पट्टी से पेड़ लगाने चाहिए जिससे कटाव ना हो। अगला क्वेश्चन आता है, जैव अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त जैसे मानव, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि हैं। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। अजैव संसाधन गला द्वारा के लिए चट्टानें, धातु। देखो, जैव संसाधन क्या होते हैं, जैसे कि मतलब जो जीवित जीवित पशुओं, मनुष्यों के द्वारा बने होते हैं, वो जैव संसाधन कहते हैं। और जो अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, बांगर एवं खातर मृदा में बीच अंतर। तो बच्चों, बांगर एवं खातर मृदा के बीच अंतर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। कोई 2 पॉइंट लिख लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट। देखो, पुराने जलोढ़ अवसादों से निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बांगर कहते हैं, और बाढ़ के नवीन जलोढ़ मिट्टी के निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। ठीक है, कोई 2 पॉइंट याद कर लीजिए बच्चों। कोई ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान होता है। ठीक है, ये मतलब कोई 2 पॉइंट याद कर लेना बच्चों, इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
अगला क्वेश्चन आता है लाल मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी में अंतर। तो जो लाल मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी में अंतर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा ऐसा करके दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ बच्चों, इसमें से कोई 2 पॉइंट याद करना है, कोई भी 2 पॉइंट याद करना है ना, पूरे के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आराम से भी देख सकते हो। कोई 2 पॉइंट याद कर ले बच्चों, कोई 2 पॉइंट इससे याद कर लेना, ठीक है बच्चों। अब यहीं समझ लीजिए, यही कह लो, यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण प्रायद्वीप तक, यह मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि में मिलती है। यहाँ पर तमिलनाडु के पहाड़ी भागों के निचले, कर्नाटक, कुर्ज किले, केरल राज्य, छोटे समुद्री, महाराष्ट्र, रत्नागिरी आदि जिलों में, आदि मतलब राज्यों में मिलती है। इस तरह से अपन क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन आता है, तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टी 6 प्रकार की मिट्टी है। कौन सी? नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, सबको पता है। नंबर 2 काली या रेगड़ मिट्टी। नंबर 3 लाल मिट्टी। नंबर 4 लेटेराइट मिट्टी। नंबर 5 मालूस्थली मिट्टी। नंबर 6 पर्वतीय मिट्टी। मृदा प्रदन से क्या तात्पर्य? देखो जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था मृदा प्रदन, 2 नंबर क्वेश्चन है, छोटे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। मृदा प्रदन से क्या तात्पर्य है, देख सकते हो। मृदा प्रदन से क्या तात्पर्य 2022 में, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, देखिए बांगर क्या है। तो बांगर क्या है, इसमें बांगर क्या है, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया बच्चों। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मिट्टी है। मृदा मतलब मिट्टी है। ऊंचे भागों में पाई जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। बांगर या स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है। यह कम उपजाऊ होती है। इसमें प्राय कंकड़ यानी कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। कंकड़ या कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कम उपजाऊ होती है बांगर मिट्टी। चलिए बच्चों, अब आता है चैप्टर नंबर 2 बच्चों। चैप्टर नंबर 2 करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताने क्लास कैसी लगी। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन तो याद हो ही जाएंगे। चलिए तो बच्चों इस चैप्टर की बात करें अगर, तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो देखना, तो जो इसमें देखिए, इसमें 4 नंबर का इसमें से भी आएगा। इसमें 1 नंबर की एक ओटी आएगी, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ब्रथनेस क्वेश्चन, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ओटी पूछी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब चलते हैं उस चैप्टर की तरफ। चलिए देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो सभी बच्चे ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा कर देता हूँ। इनमें से कौन सा संचारण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो बच्चों इसका डायरेक्ट में आंसर ही बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होता है वन्यजीव पशु विहार परिसीमन, यानी ये है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर का। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव उपजातियाँ पाई जाती? कितनी प्रतिशत पाई जाती है बच्चों? यानी 8% उपजातियाँ, 8%। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? कितने प्रतिशत बच्चों? 20%। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ बच्चों? ये सभी को पता है, 1972 में पारित हुआ था। स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो बच्चों स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो ये बच्चों मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अगला आता है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है बच्चों? तो 24.16, ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों, इसका याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो 1951 से 1980 के बीच भारत में कितने वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ? यानी इसका है लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है बच्चों, ऑप्शन। और देखो सभी का आंसर यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, सभी का आंसर ये दिए गए हैं। तो यहाँ से अगर कोई डाउट हुआ हो तो यहाँ पे अपन मैच कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, सभी का आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, रिक्त स्थान में पूर्ति। तो रिक्त स्थान में पूर्ति तो यहाँ पे देख सकते थोड़ा, चलिए देखिए रिक्त स्थान में पूर्ति। देखो तो बच्चों ये लिखा है, भारत में विश्व की सारी जैव
उपजातियों को 8% संख्या बढ़ाई जाती है कि 8 भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है, ठीक है। नंबर 2 पे वन उत्पादक है जिन पर एक दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन प्राथमिक उत्पादक है, क्या है? प्राथमिक उत्पादक है जिस पर सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन है। आरक्षित मतलब जानते हो बच्चों? आरक्षित मतलब सरकार का समझ लेना, ठीक है। नंबर लिखा है नंबर 4, अमेरिकी नागरिक द्वारा औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसतन उपभोग से कितना गुना है बच्चों? 40 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 40 गुना ज़्यादा है। बताता पश्चिम बंगाल में ये देखते हो बक्सा टाइगर रिजर्व डोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, देख सकते हो। तो आंसर दीजिए। अब आते बच्चों सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य देखो आंसर दिया ही हुआ है। 1952 में नदी घाटी परियोजना कार्य वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा, सही है बच्चों। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन है, ये भी बच्चों सही है। नंबर 3 आता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1965 में लागू हुआ, नहीं बच्चों। भारतीय वन ये मैंने अभी बताया कब लागू हुआ था? 1900, अभी मैंने ऊपर ही बताया बच्चों सब लोग। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वन्य जीव एवं कृषि फसल उपजातियों के अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो बच्चों इसका क्या है? ये भी सही है। वनों और वन्य जीवों का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है, ये असत्य बच्चों, ठीक है, अपना भी विषय है। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखते हैं आगे। सही जोड़ी बनाइए तो सही जोड़ी सभी के लिए बनाने के लिए दी गई है, यहाँ पे देख सकते हो सही जोड़ी बनाने के लिए देखो काला हेड़ा है जो जिस संकटग्रस्त, ठीक है, काला हेड़ा कम दिखाई देते हैं। नंबर 2 आता है एशियाई हाथी, ये सुबेहा है, देख सकते हो। अंडमान जंगली सुअर, तो बच्चों ये स्थानिक है, ठीक है, अंडमान जंगली सुअर। तो हिमालय भूरा भालू बच्चों ये दुर्लभ है, दुर्लभ प्रजाति का, ठीक है। और ठीक है, और आता है गुलाबी सिर वाला बतख, तो बच्चों ये लुप्त हो चुका है, गुलाबी सिर वाला बतख ये लुप्त हो चुका है, इसको ध्यान देंगे, लुप्त हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबकी आंसर शीट भी दी हुई है, तो आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला आता है, देखो अभी बता ही गए थे, अब तो कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी। देख सकते हो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मैंने अभी बताया था कहाँ पर है बच्चों, बंगाल में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कहाँ है? तो ये सबको पता है, उत्तराखंड में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और पेरियार ये कहाँ बच्चों, सभी बताएं। तो बच्चों ये है केरल में, ठीक है। चलिए अब एक वाक्य उत्तर दीजिए जो एक शब्द में उत्तर देना है, सभी को एक शब्द उत्तर देना बच्चों। चलिए देखिए लिखा है, थोड़ा बता देता हूँ। अब देखिए लिखा है बच्चों मानस बाग रिजर्व कहाँ है? तो बच्चों मानस बाग रिजर्व कहाँ है? ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? आसाम में पाया जाता है। आंसर देखिए आसाम, नीचे लिखा हुआ है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है बच्चों, ठीक है। स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में? स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किसमें? मध्य प्रदेश में बच्चों। अगला आता है वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने वाला कार्यक्रम मुख्य रूप से कौन सा है? सामाजिक वानिकी। और आता है सरिस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में बच्चों? राजस्थान में है। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट रखना बच्चों, आंसर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते बच्चों। अब देखते क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों मैंने अभी बताया था 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, देखिए तो ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सब तो पढ़ेंगे। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। ये वन्यजीव प्राणियों को संरक्षित एवं प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल है। यहाँ बिना अनुमति के शिकार करना मना है बच्चों, ठीक है। अभ्यारण्य को बोलते हैं जहाँ यानी पशुओं पक्षियों की सुरक्षा की जाती है, वो अभ्यारण्य बोले जाते हैं। यहाँ मतलब अपन मार नहीं सकते उनको, ठीक है। अगला आता है केंद्रीय वन आयोग क्या है? केंद्र सरकार के 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। इसका कार्य आंकड़े व सूचना एकत्र करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना है, ठीक है बच्चों। 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो वनों की बर्बादी में खनन की महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई है, उदाहरण दीजिए। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोमेटा के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। ठीक है बच्चों, अगला आता है प्राकृतिक वनस्पति क्या तात्पर्य है। प्राकृतिक रूप से मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक मतलब क्या होता है जो मनुष्य द्वारा पेड़ लगाया ना गया वो अपने आप उग जाए। ठीक है, उसका आता तो आरक्षित वन क्या है। तो बच्चों आरक्षित वन हमें बताया ही था। आरक्षित वन देश के देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देश के आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन है वह वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है। आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, फिर रक्षित वन क्या है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वन का एक बड़ा अनुपात है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आता है, आगे देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, केवल 3 नंबर क्वेश्चन आना है तो 3 ही पॉइंट याद करके चलना होगा। ठीक है, भारत में जैव विविधता के कम करने के लिए कार्य बताइए। तो जो 3 पॉइंट लिखे हैं, तीनों पॉइंट अपन याद कर लेंगे आराम से। ठीक है, 3 कार्य कौन कौन से हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत में वनों को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कौन सा बच्चों, आरक्षित वन, तो अभी मैंने बताई दिया ऊपर। फिर आता है रक्षित वन। तो वन विभाग के अनुसार भारत में कुल वनों का 1/3 भाग रक्षित है। इन वनों को और नष्ट करने होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। नंबर आता है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन एवं बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित वन और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ों एवं अन्य पदार्थों एवं उनके बचाव के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, रक्षित वन आरक्षित वन कौन से होते हैं, जिनमें मतलब लंबी लकड़ी मूल्यवान लकड़ी उपजाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं, इस कथन की स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये क्या है, देखो वनों मतलब नंबर कुछ तो कोई 3 पॉइंट याद कर लो। स्टार्टिंग से देखो वन वायुमंडल को संरखते हैं। वन वायु के तापमान को बनाए रखने के जिससे वर्षा होती है। वन वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी वन वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं एवं वायु प्रदूषण कम करते हैं। वन जल के बहाव को रोकते हैं जिससे भूमि का कटाव रुक जाता है तथा भूगर्भीय जल में वृद्धि होती है। कोई 3 पॉइंट याद कर लो और पेपर में आ जाए कोई 3 ही लिखना बच्चों, क्योंकि यहाँ से इस यूनिट से 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी चैप्टर नंबर 3 भी आ गया बच्चों, जल संसाधन। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है क्लास। चलिए तो इसका देखते बच्चों इसमें क्या आने वाला है। जो जल संसाधन बच्चों आने वाला है 1 नंबर क्वेश्चन, केवल 1 ही नंबर का आने वाला है। इसमें भी आने वाली केवल 1 ओटी बच्चों, और क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। देख सकते हैं सभी लोग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे, केवल 1 ओटी आनी है। तो केवल 1 ओटी ही पढ़ेंगे अपन को। तो देखिए चलिए उसको पढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखो तो अपने ये आ गया क्वेश्चन। इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आने बच्चों, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं अपन पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं आने वाला है। चलिए बच्चों, तो पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो ये सभी को पता है बच्चों, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो 3/4 भाग। अगला क्वेश्चन आता है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना क्या है बच्चों। तो ये है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आता है सरदार सरोवर बांध बना है बच्चों। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है, ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बना है। नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध राजस्थान नदी पर बना है। अब अगला आता है 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ शुद्ध बोए क्षेत्र का 60% सिंचाई के अंतर्गत है। तो बच्चों ये चौथे का आता है पंजाब और हरियाणा। अगला क्वेश्चन आता है भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, यानी भविष्यवाणी की गई। तो बच्चों ये क्या है, लगभग 20 करोड़ लोग जल की कमी झेलेंगे। निम्न में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो कौन सा तर्क नहीं दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आपको बता दें केवल 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बृहत एवं स्तर पर विस्थापन की और सभी जीविकाओं का खाता है। बस ये देख सकते हो खत्म होती है। तो ये नहीं दिया गया है, बाकी सभी दिए गए तर्क। क्वेश्चन नंबर 3 का तर्क नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दें तीनों क्वेश्चन आपको याद रख कर पढ़ना है, कौन कौन से तर्क दिए गए। इसमें ये भी पूछा जा सकता है, इसमें से कोई एक आंसर दे लिया जाए, पूछा जाए कौन सा तर्क दिया गया है। तो याद रखना बहुउद्देशीय परियोजना को उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी है।
बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव एवं नियंत्रण करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योगों घरों के लिए बहुत विद्युत पैदा करती है। ठीक है, जो इस टाइप से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, कृष्णा नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है? तो जो कृष्णा नदी जो किन राज्यों से प्रभावित होती है, सभी लोग बताएंगे। हाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, राइट आंसर। अगला आता है, वर्तमान समय में भारत का कुल विद्युत लगभग कितने प्रतिशत जल से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, सभी लोग बताओ, यानी लगभग 22%। ठीक है। अगला आता है, किस राज्य में बांस ड्रम सिंचाई सामान्य है? तो बच्चों किस राज्य में है, सभी लोग बताएंगे। हाँ, मेघालय में, राइट। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? गुल कहलाता है। देख सकते हैं सभी के आंसर भी बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं, सब लोग मैच कर लेना, जो अभी मैंने बताए हैं सभी लोग मैच कर सकते हो। चलिए, अगला आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की, तो बच्चों रिक्त स्थानों के लिए तो नीचे आपको आंसर दिए गया है, सभी लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं। चलिए, जल एक योग्य संसाधन है, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, नवीकरण भरा जाएगा उस यहाँ पे। अगर आता है, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। ठीक है। अगला आता है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई बाढ़ जल वाहिका बनाते हैं। ठीक है। 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, कैसे ढका हुआ है? जल से, यानी पानी से, ये सभी को पता है। अगला आता है, महानदी बेनिस में हीराकुंड परियोजना जल संचरण बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। हीराकुंड बनाया गया है, हीराकुंड बोलते हैं, यानी महानदी बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय के साथ साथ जल संग्रह के ढांचे भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, निर्माण एक ऐसा राज्य है, सॉरी जली निर्माण बोलते हैं इसमें, जली निर्माण। अगला बता, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचे बनाने का आवश्यक कर दिया है। ठीक है बच्चों, तमिलनाडु में देख सकते हो, तमिलनाडु में क्या होता है, घर बनाए जाते हैं तो वर्षा का जल होता है उसको संग्रहित, यानी उसको बचा के रखो, वर्षा का जल बहाओ मत। ये तमिलनाडु में ये नियम बनाया गया है, आवश्यक कर दिया है, सभी की छत पर होना जरूरी। ठीक है बच्चों, सत्य और असत्य आते देख सकते हो, सत्य असत्य आपको दिख ही रहे। भारत में अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए जाते हैं, ये सही है। ठीक है। बेसिनों मतलब इधर उधर पहाड़ी क्षेत्रों, बेसिनों। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है, ये भी सही है बच्चों। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या का लवण जलीय संसाधनों का दबाव बढ़ रहा है, ये बच्चों गलत है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला आता है, सारा जल जलीय चक्र से गति रहता है जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है, ये सही है बच्चों। अनाज का उत्पादन बढ़ने के लिए जल साधनों का कम शोषण करना ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देख सकते सत्य यहाँ पे दिए गए हैं, आंसर भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो बना सकते हैं। अगला आता है बच्चों, इसमें तो कुछ आंसर पढ़ना ही नहीं है, इसमें सब यही पढ़ना है। अगला देखिए, हौज खास बच्चों, हौज खास है जो, तो ये कहाँ है? दिल्ली में है हौज खास, यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली में। महानदी बेसिन कहाँ है? हीराकुंड परियोजना, ये तो मैंने अभी बता के गया था, हीराकुंड परियोजना। अर्थात सरदार सरोवर बांध बच्चों, ये भी बताया गया था, क्या है? नर्मदा नदी पर, बहुत बढ़िया। सतलुज ब्याज बेसिन कहाँ है? सतलुज ब्याज बेसिन, तो बच्चों ये भांकड़ा नागला परियोजना, सतलुज नदी है। फिर आता है प्रयागराज, तो ये क्या है? संगमेरपुर, ये सभी को बता बच्चों, तो इस टाइप से मिला लेना है। आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हो सभी लोग। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक बात मत दीजिए बच्चों, अब इसके बाद देखो चार चैप्टर स्टार्ट होगा, इतना ही करना चाहिए। 3 चैप्टर में कोई क्वेश्चन याद नहीं करना, क्वेश्चन तो दे दिए गए हैं बुकों में, लेकिन आपको याद नहीं करना क्योंकि सब इतना ही आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कोटा बैराज किस नदी पर है? चंबल नदी पर। कोटा बैराज जो चंबल नदी है, कोटा बैराज उस पर है बच्चों। अगला, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में किस नदी को सोन नदी कहा जाता है? दामोदर नदी। ठीक है बच्चों। अगला आता है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो जो विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो जो लिखिए मौसिनराम है, मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। इसी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है, यानी
बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? सुनिए, बांध है ना, तो आधुनिक भारत के मंदिर है, किसने कहा था बच्चों? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो बच्चों यहाँ तक अपना 3 चैप्टर समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। चलिए, ये चैप्टर नंबर 4 है कृषि। इसको देख लीजिए, इसमें कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 1 नंबर की एक ओटी और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। 1 नंबर की एक ओटी आई है, यानी बस निष्कर्षण आएगा बच्चों, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बस। तो इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए इसको चलते हैं अपन वहाँ। चलिए बच्चों, ये रहा चैप्टर नंबर 4। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है। तो किसका उत्पादक उपभोक्ता है? यानी दालों का। भारत में सबसे अधिक दालें पाई जाती है। पहला क्वेश्चन आता है, किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है? तो किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है बच्चों? यानी जूट को सुनहरी रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है बच्चों, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बच्चों, भारत में कपास का उत्पादक राज्य कौन सा? महाराष्ट्र बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है बच्चों? तो यहाँ पे थोड़ा देख लेना, कौन सी रबी की फसल है। तो बच्चों, कौन सी रबी की फसल है? क्वेश्चन नंबर 4 में चना रबी की फसल है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे क्षेत्र में उगाई जाती है? तो कौन सा दर्शाता है? नंबर क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, यानी रोपड़ कृषि। जो मतलब रोपड़ किसको कहते हैं? जैसे धान है, धान रखे जाते हैं तो उसको रोपड़ किया जाता है, धान को रोपड़ किया जाता है, इसको पौध लगाई जाती है, इसको बीज ना बोया जाता हो, उगा कर खेतों में लगाया जाता है, वो रोपड़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दालें बच्चों ये फलीदार फसल होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कौन सा राज्य रागी का सबसे बड़ा उत्पादन है? रागी, कौन सा राज्य रागी का सबसे बड़ा उत्पादन है बच्चों? तो ये उत्तर प्रदेश में रागी सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर अगर आता है 9, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मानसून के आरंभ होने पर बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है? तो बच्चों, ये सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 9, यानी खरीफ की फसल है जो मतलब अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, और जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है वो रबी की फसल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो गेहूं सबसे अधिक कौन उपजाता है, ये सभी बताएंगे सभी लोग। हाँ, सबसे कहाँ उपजाता है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक होता है। जो अगर निम्न क्वेश्चन नंबर 11 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में भारत अग्रणी उत्पादक है और विश्व का सबसे प्रमुख निर्यात है? तो बच्चों, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, यानी चाय। तो क्या है? चाय है बच्चों। अगला आता है बच्चों, हमारे देश की तीसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो हमारे देश की प्रमुख तीसरी फसल हमारे भारत की कौन सी है? ज्वार है बच्चों। क्या है? ज्वार। अगला आता है, देश के उत्तर और उत्तरी भाग में मुख्य फसल कौन सी है? उत्तर और उत्तरी क्षेत्र में मुख्य फसल कौन सी बच्चों? तो यह चावल है। अगला आता है क्वेश्चन, उत्तर और उत्तरी पश्चिम में कौन सी भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? बच्चों, कौन सी खाद्य फसल है? सब लोग बताएंगे, सब लोग जल्दी। हाँ बच्चों, गेहूँ राइट आंसर। अगला आता है, भूदान आंदोलन को किसने चलाया था? भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। बच्चों, सभी क्वेश्चन जो मैंने बताए सभी का आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों, देख सकते हो, वो मैच कर देना सभी लोग। ठीक, इसकी शॉर्ट भी ले लो क्वेश्चन आंसर के। चलिए अब देखते स्थानों की पूर्ति। भारत की दो, यहाँ पर आंसर रहेंगे 2/3, इसमें रह जाएगा 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। बताया कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। नंबर 3 आता है, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। दीपा। रोपड़ कृषि उद्योग में कृषि के बीच एक अंतर पृष्ठ है। सभी का आंसर दिए हुए। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। कौन सी? अरेबिका। बच्चों, यहाँ पे लिखी नहीं लिखना है तो यहाँ पे लिखी हुई है अरेबिका। नंबर 4 आता है, गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। गहन मान जानते हो बच्चों? जैसे 2-2 फसल कर देते, एक ही खेत में 2-2 फसल कर देते। कुछ फसल ऐसी ज़मीन के अंदर होती है तो उसको बो दिया जाता है, उसके बाद मतलब दूसरी फसल के गहन फसल उसको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे भूमि कम है तो वहाँ पे गहन फसल कर दी जाती है बच्चों, यानी भूमि के अंदर भी फसल और भूमि के ऊपर भी फसल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सोयाबीन उत्पादन प्रथम स्थान पर भारतीय राज्य कौन सा है? तो बच्चों, सोयाबीन में सबको पता है क्या है अपना? मध्य प्रदेश है बच्चों। ठीक है, सोयाबीन में क्या है? मध्य प्रदेश। चलिए
अगर देखते हैं सत्य और असत्य की बात करें तो सत्य और असत्य देख सकते हो आप लोग। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था, ये बात सही है। ठीक, कल आता है खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों के मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, ये भी बात सही है बच्चों। नंबर 3 आता है भारत में 4 सस्य ऋतु हैं, यह तो असत्य है बच्चों, 4 सस्य ऋतु नहीं है। नंबर 4 आता है दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, ये बच्चों ये सही है बच्चों। ठीक, नंबर 5 आता है रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है, बिल्कुल राइट आंसर, रोपड़ कृषि वाणिज्य खेती है। रबी फसलों को मई और जून जुलाई में मत बोया जाता है, ये बात गलत है बच्चों, ऐसा नहीं है, नहीं बोया जाता है। ठीक है, चलिए अगर आप सही जोड़ी आती है बच्चों, तो सही जोड़ी की बात करते हैं अपन। सही जोड़ी, चलिए ऐसा है तो सही जोड़ी लिखेंगे, आप यहाँ पे मैच कर लेना सभी लोग। देखिए सही जोड़ी किस प्रकार से लिखी हुई है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है चावल, तो बच्चों चावल कहाँ बोया जाता है सभी को पता है, यानी पश्चिम बंगाल में चावल होता है। कॉफ़ी कहाँ होती है बच्चों, तो ये पश्चिम बंगाल में होती है। कपास कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, और मक्का कहाँ होती है, तो सबको पता है उत्तर प्रदेश में। और चाय कहाँ पर होती है बच्चों, तो असम में। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं, तो मैच कर लेना आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर मैच कर लेना बच्चों। जो है दो लिख देना, थोड़ा PDF ऊपर नीचे हो गया है। चलिए अगला आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो जो यहाँ पे देख सकते हैं मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। मूंगफली गुजरात में बच्चों सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसलिए याद रखना, मूंगफली गुजरात में होती है और रबड़ केरल में होती है जो, और गन्ना भारत का विश्व में प्रथम स्थान है गन्ना उत्पादन में। और भारत चावल दूसरे नंबर पर चावल उत्पादन करता है, पहले नंबर पर क्या है, गन्ना है। ठीक है बच्चों, विश्व में प्रथम है, और चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है बच्चों। और नंबर 5 आता है भारत की 2 प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूँ चावल। खाद्य फसलें खाने वाली फसलें चावल और गेहूँ बच्चों। नंबर 1 पे चावल खाया, नंबर 2 पे गेहूँ खाई जाती है। भूदान आंदोलन किसने चलाया था बच्चों, भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने, इसी को याद रखना, और ये 2022 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है, तो इसको देखते हैं। गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। गन्ना चीनी बनाने में किया जाता है। चीनी उद्योग में गन्ने का प्रयोग होने के कारण यह अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा दैनिक कृषि उपज बन गई है। बस जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है बच्चों, तो जूट को भारत का सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसका कार्य यह है कि जूट एक रेशा सोने की तरह चमकता है। जूट का रेशा सोने की तरह चमकीला होता है। इसे बहुत उपयोगी यानी सस्ता व्यापारिक महत्व होने वाला सुनहरा रेशा कहते हैं। मतलब सुनाता है भारत में प्रमुख पेय फसलें कौन सी हैं, चाय, कहवा, कोको भारत की प्रमुख पेय फसलें हैं। ठीक है बच्चों, पहला देखते हैं रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। तो रबी की फसलें कौन कौन सी होती है बच्चों, यहाँ पे देखिए गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ रबी की फसलें बच्चों। खरीफ की फसलें कौन सी हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर मतलब अरहर बोलते हैं, तुअर को अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली। यानी जो देखो बरसात के मौसम में बोई जाती हैं फसलें वो होती हैं खरीफ की फसलें, और बरसात के बाद बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में वो होती है रबी की फसलें। अगर बोला नगद व व्यापारिक फसलों के से क्या आता है बच्चों, 2022 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 2022 में। ठीक है, नगद एवं व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है कि जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इन्हें कपास, चाय, कॉफी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू आदि रबर है। कहने का मतलब क्या बच्चों, ये फसलें उगाई तो जाती हैं लेकिन पैसे के लिए उगाई जाती हैं, इनको अपन सीधा नहीं खा सकते, अपने खाने के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि इनको बेचकर अपन खाने वाली चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, अगला आता है बच्चों खरीफ शस्य ऋतु की फसल की विशेषता लिखिए। तो जो 3 क्वेश्चन है, 3 पॉइंट याद रखना है। देखो खरीफ फसलें देशों के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को चावल, मक्का, ज्वार, तुअर, अरहर, मूंग आदि होती है। इनको मानसून फसलें भी के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल से बच्चों देख सकते हो, पढ़ के देख लेना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, गाँव के बच्चे हैं वो उसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। खरीफ एवं रबी की फसलों में अंतर बच्चों, खरीफ एवं रबी की फसलों में अंतर लिखना है तो बच्चों सभी लोग अंतर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो खरीफ फसलें क्या होती हैं,
वर्षा ऋतु ऋतु आगमन पर बोई जाती हैं, और ये क्या है, ऋतु के बाद शरद ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है, यानी अक्टूबर नवंबर। इसकी फसलें प्रमुख चार जो अभी बता गया था, ज्वार चावल बाजरा मक्का कपास आदि है। इसमें क्या है, गेहूँ चना सरसों आदि होते हैं। इन फसलों को पकने का कम समय लगता है, इसमें बच्चों अधिक समय लगता है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। ये फसलें समय में काटी जाती हैं, ये मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लेंगे ना। लेकिन बच्चों दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन याद करना आपको। तो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, प्रारंभिक जीविका एवं निर्भर कृषि किसे कहते हैं। तो बच्चों इसमें 2 पॉइंट याद करना है, 2 पॉइंट आपको दिए गए, दोनों पॉइंट याद कर लेना है। यह कृषि, यहाँ पे देख सकते हो, यह कृषि छोटे टुकड़ों पर की जाती है, बड़े क्षेत्रों में की जाती है। यह है आदमी कृषि औजार जैसे लकड़ी हल डाऊ से खुदाई करके छड़ी से की जाती है। इसमें आधुनिक यंत्रों मशीनों द्वारा की जाती है, ठीक है। 2 पॉइंट है, चाहो तो कुछ अगर उसी में से 3 पॉइंट उसके और लिखे, छोटे छोटे पॉइंट याद करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो इसी क्वेश्चन का, ठीक है, इसी क्वेश्चन का बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन 5 ही आ गया, चैप्टर नंबर, तो देखते हैं, पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में कितने नंबर का आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 5 में बच्चों, जो चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, वो भी एक भी ओटी नहीं आएगी ना 5 नंबर, केवल 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं केवल 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देख सकते हो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बच्चों। बस एक क्वेश्चन याद करना और कुछ नहीं पढ़ना, केवल एक ही क्वेश्चन आपको याद करना। तो एक क्वेश्चन में आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसमें से। चलिए बच्चे, चलो देखो, हमें खनिज संरक्षक क्यों आवश्यक है बच्चों। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में भी आ गया, तो इसको भी अपने याद कर लेंगे, ठीक है। अगला आता है बच्चों, अलोह खनिज के बारे में बताइए। तो इसको अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग, इसको पढ़ लेना, ठीक है। लोह अलोह खनिज के बारे में बताइए बच्चों। तो लोह अलोह खनिज के बारे में बताइए, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हो, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इसको स्टार लगा लीजिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए, ये देखो, कोयला पेट्रोलियम परमाणु उत्पाद जल शक्ति के परंपरागत साधन है। क्वेश्चन ऐसा है, परंपरागत साधन किसे कहते हैं, तो अपन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊर्जा गैर परंपरागत साधन, तो इतनी परिभाषा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन तुम लोग स्क्रीनशॉट मार लेना, इससे सभी लोग स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका अगला क्वेश्चन आता है, आवासीय चट्टानों खनिज का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये क्वेश्चन भी है, 4 नंबर क्वेश्चन आया, 4 पॉइंट याद करना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अगला आता है, धरातली चट्टानों पर पहाड़ियों के आधार पर खनिज का निर्माण किस प्रकार। तो बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा, एक हेडिंग, 2 नंबर की एक हेडिंग आएगी, तो दोनों हेडिंग आपको याद करके रखना है बच्चों, ठीक है। अगवा मिल जाएगा, ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन याद करना है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन याद नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, कौन सी खनिज दंत मंजन में सहायक होती है। तो दंत मंजन में, यानी दंत मंजन में दांत साफ करती है बच्चों। तो देखो ये दंत मंजन सहायक पसंद, ठीक है बच्चों। 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, चारों पॉइंट, ठीक है। दंत मंजन हमारे दांत को साफ करते हैं, इस प्रकार से बच्चों लिखना है। 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, टूथब्रश और पेस्ट ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से भी बनी होती है, देख सकते हो, ठीक है। रेड हॉल क्या है बच्चों। तो रेड हॉल क्या है, रेड हॉल याद रखना, रेड हॉल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा देना, क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, इसको याद करके ही रखना, रेड हॉल क्वेश्चन आने वाला है, ठीक बच्चों। 4 पॉइंट याद करना है, कोई 4 पॉइंट याद करके रखना है, 4 ही पूछे जाएंगे, 4 ही लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन होता है, भारत में खनिज संसाधन संरक्षण के उपाय। तो खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय, तो अपन को देखो संरक्षण के उपाय, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल भी याद नहीं करना, केवल 4 पॉइंट याद कर लो, कोई भी 4 पॉइंट याद कर लो, 5 में से कोई 4 याद कर लो, वो लिख देना, वही उपाय हो जाएंगे बच्चों, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे, इसको मान लीजिए। चलिए अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, ये मानचित्र है। तो मानचित्र में क्या होता है आपको बताने को, मानचित्र दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, कुछ जैसे ये दी हुई है, देखो जैसे कुछ दी है, कोरबा कहाँ है दर्शाया जाता है। तो बच्चों कोरबा कहाँ है, आपको ये ढूंढना पड़ता है, कोरबा, ठीक है। सोनीपत, जैसे सोनीपत कहाँ है, तो ध्यान से देखना, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसलिए नहीं दिख रहा है, आप लोग जूम करके देख लेना, ठीक है, जूम करके दिखा देंगे, देख सकते हो।
ठीक है। मतलब इस प्रकार से मतलब कौन सा कहाँ आपको लिखना पड़ता है। जरा कोरबा देखो, ये लिखा है कोरबा सोनीपत, इस प्रकार से बच्चों इसमें दर्शाना पड़ता है। और फिर क्वेश्चन आंसर इसको समझ लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर भी है। ये क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा वाला क्वेश्चन बताया है, देख सकते हो 2022 में भी आया था बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ये भी इसको याद रखना। भारत में मानचित्र द्वारा महत्वपूर्ण परंपरागत उत्सव तो दर्शाया गया है, कहाँ दर्शाया गया है वो लिखना है, रानीगंज। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बच्चों। फिर आता क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कितने नंबर का आने वाला है देखिए अपन। तो चैप्टर नंबर 6 में बच्चों विनिर्माण उद्योग में चैप्टर नंबर 6 में 4 नंबर का आने वाला है। 2 ओटी आएंगी, एक नंबर की, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। छोटा क्वेश्चन इसमें भी याद करना है। बड़े क्वेश्चन दिए अपन याद नहीं करना, 2 नंबर का एक ओटी और एक छोटा सा क्वेश्चन। चलिए तो ओटी क्या है देखो बच्चों, लिखा है निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषक कंप्यूटर आदि संयंत्र नियंत्रण करता है। तो बच्चों ये क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक है। अगला क्वेश्चन लगा निम्न में से कौन सा रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कौन सा प्रमुख केंद्र बच्चों, ये मैसूर है। थोड़े से क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन है बस, हो गया। अगला क्वेश्चन होता है 4 ही है, उद्योग निम्न में से किस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों किस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, यानी देखो उद्योग निम्न में से किस प्रदूषण को बताइए। देखो उद्योग में क्या है, वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। क्योंकि वायु प्रदूषण धुआं निकलता है जो चिमनियों से, उससे गंदगी फैलती है। जल में क्या, नालियों में जो गंदा पानी बहता है फैक्ट्रियों से, वो भी है। और ध्वनि से आवाज़, मशीनें चलती आवाज़ होती है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चों इसमें। ठीक है, इनमें से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अच्छे सभी का आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, एल्यूमिनियम प्रगलन। ठीक है, हो गया। चलिए अब रिक्त समय पूर्ति करते हैं। तो रिक्त समय पूर्ति भी कर दीजिए, 3 क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं। विनिर्माण उद्योग में सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है। मनुष्य जो वस्तु निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण उद्योग का योगदान लगभग 17% रहा है, 70%। ठीक है बच्चों, अब बच्चों सत्य और असत्य आते हैं। सत्य सत्य देखिए, तो सत्य सत्य भी दिए गए हैं। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, सही है बच्चों। अत्यधिक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल की प्रकृति वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, गलत क्वेश्चन है। सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योग जैसे रिलायंस या टेस्को है, असत्य बच्चों। अगला आता क्वेश्चन, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शोधन है, राइट आंसर, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शोधन है। अब आते हैं सही जोड़ियाँ आती हैं, तो सही जोड़ियाँ देख लेंगे अपन। तो यहाँ पे देख सकते हो सही जोड़ियाँ कैसे है। जैसे पहला कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है सही जोड़ियों में, जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड है बच्चों, जिकास संयुक्त उद्योग है, ऑल इंडिया लिमिटेड, गाँव में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो सभी का आंसर नीचे दिए हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब लोग थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक से पढ़ लेना और इसको मैच भी कर लेना। ठीक है, ये है सबको। ठीक है, और जैसे बजाज है, तो बजाज का क्या बच्चों, बजाज ऑटो लिमिटेड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी ये निजी उद्योग है। बजाज ऑटो लिमिटेड निजी उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग क्या बच्चों, कृषि आधारित उद्योग ये का है बच्चों, यानी ऊपर क्वेश्चन दिया है आंसर, यानी ऊनी वस्त्र है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हो ऊनी है वस्त्र, उसका हो जाएगा। और अगला आता बच्चों वायु प्रदूषण कारक क्या है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण कारक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। हल्का एक बात मत दीजिए, तो बच्चों एक बात मत लिखना है सभी को, देख सकते हो 3 क्वेश्चन इसमें भी लिखे हुए हैं, तो सिंपल लिखना है, फटाफट से सभी लोग पढ़ लेंगे, इसको कर लेंगे। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है, विनिर्माण उद्योग कहा जाता है बच्चों। हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का। उद्योग स्थापना, विस्तार एवं निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं बच्चों। देख सकते हैं सब लोग लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बच्चों मज़ा आ रहा है ना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके जरूर बता दो क्लास कैसी लगी है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन और आंसर आते हैं बच्चों। विनिर्माण उद्योग क्या है, तो विनिर्माण उद्योग क्या है बच्चों, अभी मैंने बता के गए थे। विनिर्माण उद्योग क्या है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण किया जाता है। जैसे कागज़ से बांस बनाना, बांस से कागज़ बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों, अब देखो गन्ना सस्ता का, चीनी महंगी बिकती है, तो बच्चों इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है,
उद्योग की अवस्थी में प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक: कच्चे माल की प्राप्ति, शक्ति के साधन, उपयुक्त जलवायु। ठीक है बच्चों, 3 आंसर ये लिखना, बस देख सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लेंगे इसको। 4-5 ही क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको कर लेंगे। देखो, आदर्श विद्युत की क्या आशा है। संयुक्त उद्योग की क्या 2022 में पूछा गया था बच्चों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, मतलब खुद याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें तो कोई 2 पॉइंट याद करना है, कोई 2 पॉइंट याद कर लेना बच्चों, कोई 2 ही पॉइंट याद करना है बस, कोई 2 पॉइंट याद कर लेंगे इसमें से। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, तापीय प्रदूषण से क्या आशा समझते हैं। तो तापीय प्रदूषण क्या है बच्चों, ये मतलब जो तापीय प्रदूषण कारखानों में जो गर्मी पड़ती है उसका तापीय प्रदूषण होता है। देख सकते हैं, इसको पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तापीय प्रदूषण क्या है। ठीक है, अगला आता है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो जो कैसे प्रदूषित करते हैं यहाँ से लिखा हुआ, इसकी अंडरलाइन पढ़ लेना, इसको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, फिर आता है कौन कौन से प्रदूषण है बच्चों। तो देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे, जैसे आ गया वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण बोले कारखाना, अपन कैसे करेंगे, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, जैसे वायु प्रदूषण फैल रहा है। जल क्या है, जैसे इसमें करें कारखानों, जैसे कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित जल नालियों बहकर नदियों में पहुँचता है, इसलिए नदी का पानी है जो प्रदूषित होता है, वो जल प्रदूषण हो गया। भूमि प्रदूषण क्या होगी, यानी जैसे भूमि प्रदूषण क्या होती है, जैसे कारखानों में निकलने वाला कचरा अपन भूमि पर कहीं फेंक दिए जाते हैं, उससे क्या होगा, भूमि मृदापर्दन होता है। जैसे कहीं पॉलिथीन वगैरह पड़ी हुई है, कारखानों में निकल के पड़ी हुई कचरा, बहुत सारा कचरों के ढेर लगे रहते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी हो वो उपजाऊ नहीं रहती है, मिट्टी खराब हो जाती है बच्चों। और ध्वनि प्रदूषण क्या है, कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। सिंपल सा बच्चों, इतना ही लिखना है, पूरा क्वेश्चन याद नहीं करना, मैंने समझा दिया इसी प्रकार से। ठीक है, जब वो बता दिया, वायु प्रदूषण ऊपर था बता दिया, जल प्रदूषण भी, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी। ठीक है बच्चों, अगले थोड़ा सा याद नहीं करना, ही अपनी भाषा मैंने बताया इस टाइप से लिख देना, नहीं लिखना है तो कमेंट करके बता देना, हम फिर आपको क्वेश्चन लिख के बता देंगे। अगला है उद्योगों के नवीकरण के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न उपाय कौन कौन से हैं। तो देखो सकते हो, ये क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आएगा वायु क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, देखो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने को उपाय लिखिए, तो उसमें अपन को 2 उपाय लिख देना है। फिर आएगा जल प्रदूषण को नियंत्रण करने को उपाय लिखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, केवल देखो लिखा है जल प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले 3 उपाय, तो जल प्रदूषण केवल जल वाले ही लिखना है बच्चों। ऐसे वायु का आ जाए तो अपन को वायु वाला लिखना है, वायु का आ जाए तो वायु वाला लिखना है, जल का आ जाए तो बच्चों जल वाला लिखना है। लेकिन पढ़ना बिल्कुल सभी है, किस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। जल का आ गया, नीचे लिखा होगा भू प्रदूषण, यानी भूमि प्रदूषण बोलते हैं, भूमि प्रदूषण को नियंत्रण करने वाला उपाय ये है। और ध्वनि प्रदूषण बंद कर, बच्चों इनको एक बार पढ़ लेना बच्चों, आंसर अपन बना के भी लिख देंगे, तब भी अपने पूरे आंसर इसमें मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आज का लास्ट का चैप्टर है बच्चों। लास्ट चैप्टर, अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कितने नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो जो चैप्टर नंबर 7 में बता दें, चैप्टर नंबर 7 में आपको 7 ही नंबर का आने वाला है। जो 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 4 नंबर जो होगा, 3 नंबर जो 4-3 7 नंबर का आने वाला बच्चों। चलिए इसको करते हैं अपन। लास्ट चैप्टर है, क्लास का छोटा सा है। चलिए बच्चों देखो, ये लिखा हुआ है, जैसे एक मिनट सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया बच्चों। तो ये 1960 में किया गया था। अगला स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत कितनी लेन सड़क परियोजना प्रारंभ की है बच्चों। तो बच्चों ये की है 6 लेन वाली। तो निम्न में से कौन सा दूरस्थ स्थान पूर्वी गलियारे से जुड़ा है बच्चों, कौन सा जुड़ा है बच्चों। बचा है सिलचर और पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है बच्चों। तो यह सड़क परिवहन साधन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, देख सकते हो, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किस नाम से जाना जाता है बच्चों। दिल्ली व अमृतसर के मध्य कौन सा शेरशाह सूरी मार्ग किस नाम से बना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी नेशनल हाईवे NH1 बोलते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में NH/1 बोलते हैं। इसको याद रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का अगला आता है, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ। भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था बच्चों। 1853 में ट्रेन का प्रारंभ हुई थी, यानी जो ट्रेन है बच्चों वो 1853 में बनी थी। पहली ट्रेन 1853 में चली थी और मुंबई से थाने चली थी बच्चों, इसको याद रखना। नंबर 7 आता है, भारत में रेलवे
के कुल कितने जोन है? भारत में रेलवे के कितने जोन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 कितने जोन है? 18 जोन है भारत में रेलवे के। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? कौन सा घटाता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 का है, यानी पाइपलाइन साधन। यानी जो पाइपलाइन साधन क्या होता है बच्चों, अपने को जानते नहीं होंगे, ये बड़ी बड़ी जो गैस होती है, आपने देखा होगा कि खुद नीचे ज़मीन में खुदाई करके पाइप डाले जाते हैं गैस के बहाव के लिए, तो ये क्या है? देरी को हटाता है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, कौन सा नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है बच्चों। देखो इसमें बच्चों अपना मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश भी जुड़ा है, गुजरात भी जुड़ा है और उत्तर प्रदेश भी जुड़ा है, केवल महाराष्ट्र बच्चों इसमें नहीं जुड़ा है। इसको याद रखना, 3 राज्य जुड़े हुए हैं। भारत का बृहत्तम पत्तन है, बृहत्तम माने बड़ा पत्तन, भारत का बड़ा पत्तन कौन सा बच्चों? तो मुंबई पत्तन है, सबको बताएं मुंबई पत्तन है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पत्तन पूरी तटस्थ है जो अंतः स्थली तथा अधिकतम गहराई पत्तन की तथा पूर्ण सुरक्षित है? क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों कौन सा है, सब लोग बताएंगे, यानी विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन आता है, गैस पाइपलाइन है, यानी गैस पाइपलाइन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गैस पाइपलाइन है कहाँ पर है बच्चों? यानी हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। ये एक भी गैस पाइपलाइन नहीं है, जो अभी बताया था। क्वेश्चन आता है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? कृत्रिम पत्तन यानी देश का सबसे पुराना कृत्रिम किसको बोलते हैं बच्चों? दो प्रकार के पत्तन होते हैं, समझिए, एक प्राकृतिक, कृत्रिम। तो प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा अपने आप बने, कृत्रिम माने जो मानव द्वारा पत्तन बनाए गए, उसको कृत्रिम बोलते हैं। जो अपने द्वारा बनाए जाते हैं उसको पत्तन क्या होते हैं बच्चों? जैसे पत्तन होते हैं, समझो आपको बताएं, जैसे बड़े बड़े पानी के जहाज या समुद्र किनारे जहाँ माल उनका यानी खड़े होते हैं, जहाज जहाँ पर खड़े होते हैं यानी विश्राम करते हैं, जैसे कार खड़ी होती है, यहाँ कहाँ खड़ी होती है? पार्क में यानी गैरेज में, जैसे वहाँ पत्तन में उसको पत्तन बोलते हैं, जहाँ पानी के जहाज खड़े होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है बच्चों? यानी चेन्नई है बच्चों, चेन्नई बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक व्यापार देशों को दर्शाता है? कौन सा शब्द बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सभी जानते हैं। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु क्या है बच्चों? क्या है? तो खनिज तेल है। आयात वस्तु भारत प्रमुख यही खरीदता है बच्चों, आयात करता है खनिज तेल। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूछी गई है, तो जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या करना है। भारत की राजधानी की जिलों मुख्यालय में जोड़ने वाली सड़क क्या कह जाती है? राजमार्ग कह जाती हैं। यानी जो अपने देखो बच्चों, राज्य की राजधानियों को जोड़ने वाली जिलों की मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क क्या है? राजमार्ग कह जाती हैं। और जिसको एसएच बोलते हैं, स्टेट हाईवे। परिवहन संचार दूरगामी और सक्षम साधनों द्वारा क्या है? दुनिया का बहुत छोटी हो गई है। देखो सारे क्वेश्चन दिए गए। भारत में सड़क का जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाणे चलाई गई थी, मैंने अभी बताया था। देखो देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाणे चलाई गई थी, मुंबई के थाणे। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण है। विदेशी व्यापार से आशय एक देश का अन्य देशों से वस्तुओं का आदान प्रदान मतलब खरीदना और बेचना होता है। तो ठीक है, सत्य आते बच्चों, सत्य आप लोग पढ़ ही लीजिए, यहाँ पे देख सकते हो। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया की सबसे बड़ी लंबाई है, सही है, एशिया में सबसे अधिक लंबी है। संचार तंत्र के अंतर्गत सूचनाओं को आदान प्रदान का प्रतिशत सम्मिलित होता है, सही है, राइट आंसर। भारतीय रेल नेटवर्क के 14 जोन क्षेत्रों में बांटा गया है। 14 नहीं बच्चों, कितने बताए थे मैंने अभी? 18 जोन बताए थे। कितने? 18, 14 नहीं है, कितने जोन है? 18 जोन है। 14 की जगह भी होना चाहिए, 18 होना चाहिए था। विशाखापट्टनम कर्नाटक के मध्य प्रदेश स्थित है बच्चों, ये नहीं है, विशाखापट्टनम नहीं है स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, विशाखापट्टनम कहाँ है? सभी लोग कमेंट बताएंगे। किस राज्य में पता है विशाखापट्टनम? सभी लोग कमेंट बताएंगे। एक बंदरगाह के अंतर्गत एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसकी आर्थिक वृद्धि का सूचक है, जो सही है। बंदरगाह जल व थल के मिलन का स्थल होता है, यह सही है। जहाँ पर बंदरगाह क्या होता है बच्चों? बंदरगाह क्या होता है? देखो बंदरगाह होता है जहाँ पर जहाज का माल उतरता है और जहाज में माल चढ़ाया जाता है, लोड किया जाता है और जहाज खाली किया जाता है। पत्तन कहाँ होता है? जहाँ जहाज विश्राम के लिए खड़े किए जाते हैं, जहाँ जहाज यानी रेस्ट करते हैं, समझिए, ठीक है।
निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम होने पर अनुकूल व्यापार क्या संतुलन रहता है बच्चों? असत्य बच्चों, ये 2022 में पूछा ही गया था। ठीक है, अब बच्चों सही जोड़ी बनाई थी, सही जोड़ी दी हुई है, सब लोग देख सकते हो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मुद्रण मध्य क्या बच्चों? मुद्रण मध्यम क्या है? समाचार पत्र है। दक्षिण मध्य पूर्वी रेलवे कहाँ बच्चों? यानी बिलासपुर है, बिलासपुर में इसका जोन है बिलासपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे बच्चों कहाँ पर है? ये जबलपुर में है, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर है। और सांता क्रूज क्या बच्चों? सांता क्रूज मुंबई में है बच्चों, ये देखिए। और कांडला क्या है? कांडला बच्चों गुजरात में। इस टाइप से जोड़ी मिलानी है, यहाँ पे देख सकते हो आंसर भी दिए गए हैं सभी के, ये देख सकते हो सभी के आंसर भी दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो बच्चों एक शब्द में उत्तर भी दिए गए। वायु परिवहन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस राज्य में किया गया? किस वर्ष में किया गया? 1953 में। हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई। सूचना को आदान प्रदान या प्रसारित किस तंत्र द्वारा सम्मिलित है? संचार तंत्र द्वारा। भारत का बृहत्तम पतन जिसमें प्राकृतिक खुले विषय सुचारू पोताश्रय है यानी मुंबई में। भारत के अंतरस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितना लंबा है? लगभग 14,500 किलोमीटर। सीमांतय सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर दिया गया 1960 में, सभी लोग देख सकते हो। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्वेश्चन आंसर तो देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो जो 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो बच्चों इसमें कोई दो याद कर लेना है। ठीक है, कोई 2 क्वेश्चन 2 पॉइंट याद कर लेना है जो से सिंपल लगे, जरूरी नहीं है पूरे करें, थोड़ा सा चल जाता है। ठीक है, देख सकते हो बच्चों दोनों क्वेश्चन ये वाले भी हैं। डिजिटल भारत क्या है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल भारत क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जाना 100% आने वाला बच्चों। इसको देख रहे डिजिटल भारत क्या है, 100% आएगा बच्चों, इसको याद रखना डिजिटल भारत क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, परिवहन तथा संचार बंधन में अंतर बच्चों। तो देखो ये देख सकते हैं परिवहन के साधन और संचार के साधन में अंतर बच्चों। तो ये 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, बंदर पत्तागर में अंतर। तो बच्चों देखो हमने बताया था अभी, देख सकते हो। सॉरी, बंदरगाह क्या होता है? जहाँ सॉरी 1 मिनट उल्टा हो गया था। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह जहाज़ों का ठहरने का स्थान होता है। पत्तन मैंने बताया था, उल्टा हो गया, गलती हो गई। बंदरगाह क्या होता है? जहाज को विश्राम करने का स्थान होता है। और पत्तन क्या होता है? माल लोड करने और माल उतारने का स्थान होता है, लादने और उतारने का कार्य किया जाता है। ठीक है, बंदरगाह सामान्य सुविधाएं होती हैं, जैसे सुविधाएं नहीं होती। सभी आंसर दिया गया है, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, मेरा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस चीज़ को याद रखना, ये लास्ट क्वेश्चन है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर स्पष्ट कीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको लिख लेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। जय हिंद।